नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 22। तो आइए देखते हैं। किसी नाभिक से पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की एक अन्य प्रतियोगी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिग्रहण कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले कि हम जानते हैं कि नाभिक से पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात कोई भी नाभिक जो है उसमें से पॉजिट्रॉन का निकल जाना। तो जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो क्या होता है कि एक प्रोटॉन कम पड़ जाता है और एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। ये कह रहा है कि एक अन्य प्रक्रिया और है जिसको हम इलेक्ट्रॉन परिग्रहण कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन परिग्रहण क्या है? तो इसमें क्या होता है कि परमाणु की जो आंतरिक कक्षा है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसा कि समीकरण में देखिए आप, इस समीकरण के अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश कर गया। तो इस समीकरण को देखिए आप, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स नाभिक के अंदर प्रवेश कर गया। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन को कम कर देगा, तो अब परमाणु क्रमांक बदलकर हो गया Z-1। अब प्रोटॉन कम हो जाएगा तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो न्यूट्रॉन बन गया तो द्रव्यमान संख्या तो वही रहेगी पर परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाएगा। यहाँ पर ये न्यूट्रिनो उत्पन्न होगा इस प्रक्रिया में भी। तो ये दो चीजें हो गई कि एक तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो, तब भी हम कह सकते हैं कि Z-1 Ya बनेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण हो तब भी ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी हैं। तो हमें दर्शाना है कि यदि पॉजिट्रॉन उत्सर्जन ऊर्जा विचार से अनुमत है तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी आवश्यक रूप से अनुमत है। अर्थात यदि पॉजिट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण भी हो सकता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण हो रहा है तो ये जरूरी नहीं कि पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन भी हो। तो आइए अब इसे हम देखते हैं, समीकरण बना लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण हो रहा है, तो ऊपर लिखी हुई समीकरण को एक बार लिख लेते हैं कि E माइनस प्लस ZXA। इससे जो नया पदार्थ बन रहा है उसका परमाणु क्रमांक है Z-1 Ya, साथ में न्यूट्रिनो उत्पन्न हो गया। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि ZXA था, इससे एक पॉजिट्रॉन निकला, तो पॉजिट्रॉन निकलने से Z-1 Ya प्लस E प्लस और ये न्यूट्रिनो। अब दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं कि इसमें जो मूल नाभिक है वो एक है और जो बनने वाला नाभिक है वो भी एक है। एक में इलेक्ट्रॉन परिग्रहण है, एक में पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। तो हमें बताना है कि ऊर्जा के विचार से ये दोनों बातें किस प्रकार से संभव है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ आवश्यक जानकारियों का संकलन कर लेते हैं कि मास ऑफ ZXA ये है, यहाँ पर हम इसको सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं N। तो ये प्रकट कर रहा है X नाभिक का द्रव्यमान, और यदि मैं लिख रहा हूं M ZXA तो ये बता रहा है कि X परमाणु का द्रव्यमान। ये नाभिक के लिए है और ये परमाणु के लिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें इलेक्ट्रॉन को हमने सम्मिलित कर लिया है और इसमें इलेक्ट्रॉन सम्मिलित नहीं है, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि M ZXA क्या है, ये है M N ZXA प्लस Z Me। Z इलेक्ट्रॉन है और Me एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इन दोनों में ये संबंध है कि परमाणु के अंदर नाभिक भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो ऐसा लिख दिया हमने। उसी प्रकार से अगर Y के संदर्भ में लिखते हैं तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, देखो M N Z-1 Ya, ये क्या चीज है, Y नाभिक का द्रव्यमान, और M Z-1 Ya ये हो जाएगा Y परमाणु का द्रव्यमान।
अब इन दोनों का संबंध भी लिख लेते हैं कि m z माइनस 1 y a, ये जो है ये m n z माइनस 1 y a यानी कि नाभिक का द्रव्यमान प्लस z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर है। अब हम ऊर्जा के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि यदि पहले वाली समीकरण होती है तो क्या होगा और दूसरे वाली समीकरण होती है तो क्या होगा। तो हम पहले वाली समीकरण में बात करते हैं कि जिसमें x नाभिक टूटकर y नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, माना कि Q1 ऊर्जा का विमोचन होता है तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा। अगर हम नाभिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो mn zxa प्लस z प्लस me प्लस me, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रारंभ का द्रव्यमान हो गया और इसमें से माइनस हो जाना है m n z माइनस 1 y a इंटू c स्क्वायर। इस समीकरण में देखें तो ये z नाभिक का द्रव्यमान और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान और अंतिम द्रव्यमान जो है वो z माइनस 1 y a के लिए mn ये हुआ। अब हम नाभिक के द्रव्यमान को परमाणु के द्रव्यमान में बदलें, अगर देखो क्या होता है, mn z a, इसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा mz xa माइनस zme, तो ये हो जाएगा mz xa माइनस zme प्लस me और माइनस, और इसको भी हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा mz माइनस 1 ya और माइनस z माइनस 1 me इंटू सी स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लो तो Q1 का मान क्या प्राप्त होता है। तो देखिए mz xa माइनस mz माइनस 1 ya, यहां आ जाएगा z माइनस z है 1 है, तो अब me को हम एक साथ कर लेते हैं। एक कोष्टक हमने अंदर भी लगा रखा है, इस कोष्टक को हमें पहले हल करना होगा। तो ये माइनस हो चुका है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस zme प्लस me और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये हो जाएगा प्लस zme माइनस me सी स्क्वायर। तो आप देखिए ये सब कट चुके हैं, तो Q1 का मान आ रहा है mz xa माइनस mz माइनस 1 ya सी वर्ग। ये समीकरण 1 दे दें कि जब इलेक्ट्रॉन परिग्रहण होगा तो उस स्थिति में इतनी ऊर्जा विमोचित होगी। अब Q2 का मान निकाल लेते हैं, जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होगा तो क्या होगा। तो Q2 के लिए आप देखिए दूसरी वाली समीकरण में, तो यहां है mn zxa और माइनस हो जाएगा mz माइनस 1 ya, ये इस नाभिक के लिए हुआ और एक पॉजिट्रॉन निकला है तो माइनस me। अब आप इसको भी परमाणु के संदर्भ में लिख लें तो Q2 बराबर हम लिख सकते हैं mz xa माइनस zme, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और माइनस यहां पर n लगाना पड़ेगा, माइनस mz माइनस 1 ya माइनस z माइनस 1 me, ये इसके संदर्भ में हो गया, और माइनस me सी वर्ग। अब आप इसको हल करके Q2 निकाल सकते हैं, तो Q2 का मान जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है mz xa माइनस mz माइनस 1 ya
माइनस ट्वाइस एम सी वर्ग। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लें तो देखिएगा एम जेड एक्स ए, एम जेड एक्स ए, एम जेड माइनस वन वाई ए, एम जेड माइनस वन वाई ए, यहाँ पर माइनस टू एम ई सी स्क्वायर है और यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि Q2 जो है वो छोटा है, Q2 छोटा है Q1 से, अर्थात Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। अब यदि Q2 0 से बड़ा होगा तो अनिवार्य रूप से Q1 भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि Q2 छोटा है और Q1 पहले से बड़ा है, तो Q1 का मान 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब यदि Q2 की घटना होती है तो Q1 की घटना भी होगी। और यही ये कह रहे हैं कि दर्शाइए कि बीटा उत्सर्जन विचार के अनुमत है, यानी कि जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी होगा, और ये दोनों 0 से बड़े हैं। इसका मतलब ऊर्जा विमोचित हो रही है, यानी कि दोनों घटनाएं एक साथ संभव है। ठीक, किंतु दूसरा जो पार्ट है इसका, किंतु हम कह सकते हैं कि अगर Q1 0 से बड़ा है तो आवश्यक नहीं कि Q2 0 से बड़ा हो, क्योंकि Q2 उससे छोटा है। अब हो सकता है कि वो बहुत कम मान हो तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि Q1 0 से बड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिग्रहण हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन भी अनिवार्य रूप से होगा। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है तार्किक रूप से हम इस प्रकार इसको व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।